नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बसपा सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ 2007 से 2011 के बीच आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13/1 के तहत आरोप तय किए। उन पर मंत्री रहते हुए तकरीबन 50 लाख रुपए की आमदनी के बदले 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का आरोप है। बची हुई रकम कहां से आई, इसका कोई हिसाब पूर्व मंत्री नहीं दे पाए थे। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। 1 मई 2007 से 3 दिसंबर 2011 तक उनकी कुल आय 49,49,928 रुपए रही, जबकि व्यय 26,78,605 रुपए यानी 2,17,58,677 रुपए अधिक आए रहे। उनके विरुद्ध प्रयागराज के थाना मुट्टी में धर में धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार की ओर से अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा। बता दें कि राकेश धर पर आय से अधिक संपत्ति व भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उच्च शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए त्रिपाठी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप लगा था। लोकायुक्त की जांच में 2010 में अपने पद का गलत इस्तेमाल कर त्रिपाठी द्वारा कई कॉलेजों को मान्यता देने का खुलासा भी हो चुका है। वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सावन भर बनारस जिले में शनिवार की साप्ताहिक बंदी से छूट दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि शनिवार को अन्य दिनों की तरह दुकान, प्रतिष्ठान व बाजार खोले जा सकते हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। सोमवार को उन इलाकों में बंदी रहेगी जहां पहले से व्यापारी सावन में प्रतिष्ठान बंद रखते रहे हैं। इसमें पुलिस और व्यापारियों की सहमति के आधार पर निर्णय होगा। बाकी अन्य स्थानों पर बाजार खुले रहेंगे। डीएम ने बताया कि गंगा के नावों का संचालन अब पूरे सप्ताह किया जा सकेगा। डीएम का यह भी कहना है कि गंगा में बाढ़ के मद्देनजर जल्द ही परिचालन बंद करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध सभी स्थानों व मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि अपने अपने इलाकों में सूचना का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के सुनाहा क्षेत्र में आज हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनाहा क्षेत्र में खैरा गांव के निकट बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी उग्रसेन चौरसिया व सुरजीत बिंद गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में भाग रहे बदमाश अजय दुबे व रंजीत यादव भी गोली से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि घायल बदमाशों को कब्जे से 2 पिस्तौल, 26 एटीएम कार्ड, 25 रुपए की नकदी बरामद की गई। दोनों अपराधी एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर दूसरे के खातों से पैसा निकालते थे। घायल पुलिसकर्मी एवं बदमाशों को अस्पताल भेज दिया गया। लखनऊ में सांस के खून और यूरिन की जांच कराने के लिए महिला ने पैथोलॉजी से संपर्क किया था, जिसके बाद पैथोलॉजी कर्मी नमूने लेने के लिए घर पहुंचे था। उसी दौरान कर्मचारी ने महिला के साथ अभद्र हरकतें की थी। पीड़िता के शोर मचाने पर परिवार वाले जमा हो गए थे, जिन्हें आते देख आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने पैथोलॉजी कर्मी के खिलाफ चिन्हट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर धौना निवासी महिला के मुताबिक उसकी सास को डॉक्टरों ने खून और पेशाब की जांच कराने के लिए लिखा था। कोविड के कारण महिला ने ऑनलाइन सर्च कर हेल्थियंस कंपनी से संपर्क किया था, जिसके बाद कर्मचारी मंजीत यादव सैंपल लेने के लिए आया था, जिसने वृद्धा के खून का सैंपल लिया। इसके बाद महिला यूरिन सैंपल लेने के लिए बाथरूम चली गई थी। आरोप है कि मंजीत यादव ने वृद्धा के बाथरूम में जाते ही महिला के साथ गलत हरकत करने लगा था। इस बीच महिला की सास बाथरूम से बाहर निकल आई थी। बहू के साथ अभद्रता होते देख उन्होंने शोर मचाया, जिस पर महिला का देवर ने कमरे से पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया था, लेकिन मंजीत उसे धक्का देकर भाग निकला।
वहीं महिला ने हेल्थियंस कंपनी में फोन कर मंजीत यादव की हरकत के बारे में शिकायत की। बाद ही डीसीपी पूर्वी से मिलकर उन्हें घटना की जानकारी, जिसके बाद चिन्हट कोतवाली में मंजीत यादव के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी अपने सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म अनुशासित, मर्यादित, शालीन और संयमित भाषा का ही प्रयोग करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक तौर पर कोई भी अभद्र, मानहानिकारक और विद्वेषपूर्ण टिप्पणी को पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। इससे सबको बचना है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला महानगर अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, निर्वित अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस आशय का निर्देश दिया है। लिखा है कि हमारी किसी भी टिप्पणी या पोस्ट से किसी पर अनर्गल आक्षेपा ना हो। पार्टी नेता के खिलाफ कोई बात आए तो उसे भी आगे न बढ़ाए। इस तरह की कृतियों से पार्टी और नेतृत्व की छवि प्रभावित होती है। अब उत्तर प्रदेश में वृक्ष विकास कार्यों के लिए कुर्बान नहीं होंगे। सरकार या निजी क्षेत्र विकास कार्यों बाधा बनने वाले वृक्षों को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उन्हें काटे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रमुख सचिव आशीष तिवारी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वन्य संरक्षक नोडल अधिकारी अनुपम गुप्ता को शुक्रवार को जारी शासनदेश से अवगत कराया। इस शासनदेश में कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को वृहद संख्या में वृक्षों की कटाई के लिए प्रस्ताव भेज स्वीकृति मांगी जाती है, लेकिन इस प्रस्ताव में सभी वृक्षों को प्रत्यारोपण, इंटायर ट्री ट्रांसप्लांटेशन (ETT) के शर्त शामिल नहीं की जाती। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अधीन गैर वाणिज्यिक प्रयोग संबंधी प्रस्ताव में सभी वृक्षों का प्रत्यारोपण की शर्त ETT को प्रस्ताव में शामिल किया जाए। यानी शुक्रवार से ही वन भूमि पर गैर वाणिज्यिक विकास कार्यों के लिए जो भी प्रस्ताव होंगे उनमें वृक्ष को काटने की अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी या निजी एजेंसियों को लिखित रूप से देना होगा। वह उस जमीन के सभी वृक्षों को ट्रांसप्लांट करेंगे। प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेरिटेज वृक्षों के संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ट्री ट्रांसप्लांटेशन का निर्णय लेकर अनुकरणीय कदम उठाया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय हेरिटेज फाउंडेशन की ट्रस्टी नरेंद्र कुमार मिश्र एवं रंजीता पांडे ने इस कदम की सराहना की है। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर प्लेन तक तबाही मचाई है। पहाड़ों में आ रही जल प्रलय के आगे यूपी भी बेबस नजर आ रहा है। यूपी के 12 जिले में नदियां उफान पर है। प्रयागराज, बाराबंकी, झांसी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर, आजमगढ़ समेत कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। उधर मौसम विभाग का ताजा अनुमान बताता है कि शनिवार को दोपहर तक बिहार से सटे जिलों और बुंदेलखंड में बारिश होगी। वैसे तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में तेज बारिश की संभावना है। सोनभद्र, चंदौली, बनारस, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में कई जगहों पर आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बांदा, महोबा, हमीरपुर, संभल, अमरोहा और ललितपुर में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ और सोनभद्र में भी दोपहर तक बारिश की प्रबल संभावना जताई जा रही। 4 अगस्त तक के लिए जारी मौसम के अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश जारी रहेगी। इस दौरान हवा के बदले रुख से मौसम भी खुशनुमा रहेगा। राजधानी लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रजिस्टर्ड डाक से शुक्रवार शाम मंदिर परिसर में जब धमकी भरा खत मिला तो वहां हड़कंप मच गया। मंदिर के व्यवस्थापक ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस पर तैनात कर दिया गया। उधर मंदिर परिसर में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को न छोड़ने पर ब्लास्ट की धमकी रजिस्टर्ड डाक में दी गई है।
बताया जा रहा है कि आरएसएस कार्यालय वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी भी निशाने पर है। वहीं पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है। रजिस्टर्ड पत्र भेजने वाले का नाम जोगिंदर सिंह खदरा मदेईगंज लिखा है। धमकी की सूचना मिलने पर एटीएस समेत कई क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटीएस की टीम शकील के मोबाइल की डिटेल खंगाल रही है। वहीं उसके ठिकानों पर छापेमारी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे पहले यूपी एटीएस ने लखनऊ के दुबग्गा इलाकों से अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी मिनहाज और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकी मुशीरुद्दीन और मिनहाज को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा था। पूछताछ के दौरान 3 नाम सामने आए थे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस विश्वविद्यालय के स्थान पर बनने जा रहे विधि विज्ञान संस्थान का शिलान्यास करने 1 अगस्त को लखनऊ आ रहे। गृह विभाग और पुलिस महकमे दोनों ही इसकी तैयारी में जुट गए हैं। कोरोना महामारी के बीच मरीजों और तीमारदारों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एम्बुलेंस संचालन की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के आदेश दिए। प्रदेश के सभी जनपदों में मरीजों को समय से एम्बुलेंस की सेवा मिले, इसके लिए सीएम ने एम्बुलेंस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में मरीज और उनके परिजन का उत्पीड़न ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। सीएम ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण अगर किसी की असमय मृत्यु की दुखद घटना की सूचना मिली तो दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद कोरोना पर लगाम लगाने वाले उत्तर प्रदेश के योगी के यूपी मॉडल की चर्चा आज देश के दूसरे प्रदेशों में है। प्रदेश के 9 जिलों में बीते 24 घंटों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला। वहीं अब एक्टिव कोविड केस की संख्या 729 ही रह गई है, जो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले काफी कम है। जनपद अलीगढ़, अमरोहा, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा और श्रीवास्तवी में अब भी कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त है। समाजवादी पार्टी के कट्टावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को सशर्त मंजूर किया है। कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को 50-50 हजार की 2 जमानतें व इतना ही धनराशि का निजी बंद पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इस मुकदमे के विचार के दौरान वो अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं दाखिल करेगा। इस मुकदमे के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा, उन्हें प्रभावित भी नहीं करेगा। आरोप के स्तर पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। बता दें कि 17 दिसंबर 2020 को गायत्री प्रजापति पर उनके पूर्व मैनेजर बृजभुवन चौबे ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। गोमती नगर विस्तार थाने में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक गायत्री प्रजापति, उसके बेटे अनिल प्रजापति ने बृजभुवन चौबे को धमकाकर खरगापुर में उसकी पत्नी के नाम पर एक जमीन को चित्रकूट की एक महिला के नाम कराया था। इस मामले में गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति की भी गिरफ्तारी हुई थी। ये वही महिला थी जिसने गायत्री प्रजापति पर रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी।